क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसने अपने पिता के साथ समुद्र किनारे नाव चलाते हुए सपने देखे थे, आसमान छूने के। एक ऐसा लड़का जिसके पास चप्पल पहनने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में सपना था भारत को महान बनाने का। जिसके छोटे से गांव में लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस गांव से निकला वो बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना और फिर बना भारत का राष्ट्रपति, वो भी बिना किसी राजनीतिक समर्थन, बिना किसी धन दौलत के। ये कहानी है भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की, एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने अपनी मेहनत से मिसाइल मैन का खिताब पाया और पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें लगातार नाकामी मिल रही थी, जब उनके अपने सपनों से मुंह मोड़ने लगे थे। क्या आप जानते हैं उस छोटे से लड़के ने कैसे सारे ताने, सारी गरीबी और सारी मुश्किलों को हराया? उसके जीवन का वो राज था जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो कौन सी बात थी जिसने अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन बना दिया? पूरी सच्ची और प्रेरक कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने सच हों, तो इस कहानी से आपको जवाब जरूर मिलेगा। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल न्यू स्टोरी को, और बताना आप किस जगह से हमारी ये कहानी सुन रहे हो। कमेंट में जरूर लिखना। अब शुरू करते हैं अब्दुल कलाम की वो कहानी जिसने करोड़ों दिलों को बदल दिया। सच था, माता पिता का संघर्ष। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक नाव से पहुंचाने का काम करते थे। मां आशियम्मा घर पर बच्चों की देखभाल करती और दूसरों के घरों में काम कर कभी कभी पैसे जुटा लेती। घर में 5 भाई बहन थे। खाना भी कभी भरपेट मिलता तो कभी आधा पेट ही सोना पड़ता। कपड़ों का हाल ऐसा था कि अब्दुल कलाम के पास स्कूल जाने के लिए जूते तक नहीं थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके माता पिता ने कभी उसे उसके सपनों से दूर नहीं किया। उनके पिता हर रोज समुद्र के किनारे बैठकर एक बात कहते, बेटा, मेहनत करने से कभी मत डरना। हमारी गरीबी आज है, पर मेहनत इसे कल बदल सकती है। यह शब्द अब्दुल कलाम के दिल में ऐसे बस गए जैसे किसी पत्थर पर लिखी इबारत। स्कूल की शुरुआत और पहली नौकरी। अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। गणित उनका सबसे पसंदीदा विषय था, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने स्कूल से लौटकर अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर पेपर वितरण करना और फिर स्कूल जाना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक घटना हमेशा उनके दिल में बस गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब उनके गांव में भी हलचल मच गई थी। रेलगाड़ियां बंद हो गई थीं और उनके पिता का काम भी बंद पड़ गया। घर में और गरीबी आ गई। ऐसे में कलाम ने अपने चाचा के साथ अखबार बांटना शुरू कर दिया। ये वो मोड़ था जहां से उन्होंने जीवन भर मेहनत करने का व्रत ले लिया। गांव के बुजुर्ग और उनकी सोच। अब्दुल कलाम के गांव में एक बुजुर्ग पंडित रहते थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वे स्कूल में शिक्षक थे और विज्ञान के बड़े प्रेमी। उन्हें पता था कि अब्दुल कलाम में कुछ खास है। वे उसे अपने घर बुलाते, साथ बैठाकर खाना खिलाते और नई नई चीजें सिखाते। एक मुस्लिम लड़के को अपने ब्राह्मण घर में खाना खिलाना उस वक्त बड़ी बात थी, लेकिन अय्यर ने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने अब्दुल कलाम को एक ही बात सिखाई, धर्म इंसान के कर्म से बड़ा नहीं होता। मेहनत करोगे तो दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। सपनों का आसमान। अब अब्दुल कलाम को यकीन हो गया था कि उनकी जिंदगी नाविक बनने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उन्हें आसमान छूना है। उनके दिल में बस एक ही सपना पलने लगा, वैज्ञानिक बनना, रॉकेट्स बनाना और एक दिन अपने देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। लेकिन यह आसान नहीं था। गरीबी हर कदम पर उनके रास्ते में कांटे बिछा रही थी। कभी फीस नहीं भर पाने की चिंता, कभी किताबें नहीं होने का गम, कभी दोस्तों के नए कपड़ों को देखकर मन छोटा पड़ जाना। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, हौसला। माता पिता का योगदान। उनकी मां आशियम्मा जब देखती कि कलाम देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिना कुछ कहे उनके लिए खाना गर्म कर देती। और जब भी अब्दुल कलाम हार मानने की कगार पर होते, उनकी मां बस एक ही बात कहती, बेटा, अगर रुक गए तो वही गरीबी हमारे साथ रहेगी। अगर बढ़ते रहोगे तो ये गरीबी खुद शर्मिंदा हो जाएगी।
उनकी मां की बातें, पिता की मेहनत और अपने शिक्षकों की प्रेरणा ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जो आगे चलकर पूरे देश का रास्ता बदलने वाला था। शुरुआती असफलताएं, रामनाथपुरम से शिक्षा पूरी करने के बाद वे त्रिची गए। वहां से सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक किया। लेकिन असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। फीस भरने के लिए उनके परिवार ने गहने तक बेच दिए थे। यहां पर उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी क्षमता कितनी बड़ी है। पर MIT में दाखिला लेना ही मंजिल नहीं थी। परीक्षा में फेल होने का डर, पढ़ाई का दबाव, सब कुछ एक साथ आ गया था। लेकिन हार कहां मानने वाले थे कलाम। पहली सफलता की कहानी MIT में उन्होंने एक बार ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसने वहां के प्रोफेसरों को चौंका दिया। उन्होंने हवाई जहाज का एक मॉडल बनाया, ऐसा मॉडल जो उस जमाने में बड़े बड़े वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते थे। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब आगे क्या? पर क्या आपको पता है, जब अब्दुल कलाम पहली बार वैज्ञानिक बनने का सपना लेकर नौकरी के लिए गए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? कैसे? क्या वो सपना टूट गया? क्या उन्होंने हार मान ली? या फिर वहीं से एक नई कहानी शुरू? हार नहीं मानी तो किस्मत ने रास्ता बनाया। अब्दुल कलाम का संघर्ष। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से पढ़ाई पूरी होने के बाद अब्दुल कलाम के पास सपना तो था, पर जेब में पैसे नहीं थे और हाथ में कोई नौकरी नहीं। पर दिल में आग थी। उन्होंने अपना पहला आवेदन भरा, भारतीय वायुसेना IAF में पायलट बनने के लिए। कहते हैं बचपन से ही अब्दुल कलाम का सपना था कि वो आसमान में उड़ें। पहली बड़ी असफलता जब चयन प्रक्रिया हुई तो अब्दुल कलाम टॉप 8 में नहीं आ सके। वो 9वें नंबर पर रहे और सिर्फ 8 ही चुने गए थे। ये उनके जीवन की पहली सबसे बड़ी असफलता थी। वो टूट गए थे। सपनों का वो आसमान जैसे उनके सिर पर गिर पड़ा हो। उन्होंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, पर तभी उन्हें याद आया अपने पिता का वो वाक्य, मुश्किलें सिर्फ रास्ते बदलती हैं बेटा, मंजिलें नहीं। वो वापस लौटे। लेकिन ये लौटना हार नहीं थी, ये लौटना नए इरादों के साथ था। DRDO में पहली नौकरी अब्दुल कलाम ने फिर कोशिश की और इस बार उन्हें DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिल गई। यहां पर उन्होंने एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, हॉवरक्राफ्ट बनाने का। लेकिन यहां भी उन्हें वो संतोष नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रहे थे। उनका दिल तो रॉकेट्स और अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए धड़क रहा था। ISRO की ओर कदम। इसी बीच उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उनका पूरा भविष्य बदल दिया। डॉ विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस प्रोग्राम के पिता, ने अब्दुल कलाम की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बुला लिया। यहां से शुरू हुआ अब्दुल कलाम का असली सपना, भारत को स्पेस में ले जाने का। पहला बड़ा मिशन SLV-3। अब्दुल कलाम को SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। यह प्रोजेक्ट भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। लेकिन क्या आपको पता है, पहली बार जब SLV-3 को लॉन्च किया गया तो वो बुरी तरह फेल हो गया था। पूरे देश ने इस प्रोजेक्ट पर उंगली उठाई। मीडिया ने हेडलाइंस में लिखा, भारतीय वैज्ञानिकों की नाकामी, जनता का पैसा बर्बाद। कलाम को बुलाया गया, सवाल पूछे गए, आलोचना हुई। लेकिन उस वक्त विक्रम साराभाई और सतीश धवन ने उनका हाथ थामा। सतीश धवन ने कहा, अब्दुल, यह असफलता तुम्हारी नहीं, मेरी है। अगली बार जब यह सफल होगा उसका पूरा क्रेडिट तुम्हारा होगा। यह वो पल था जिसने कलाम के जीवन को नई दिशा दी। सच्ची मेहनत कभी हारती नहीं। 1 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार SLV-3 का दूसरा लॉन्च किया गया और इस बार सफलता उनके कदम चूमने आई। रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया गया। पूरा देश झूम उठा। अब्दुल कलाम पहली बार अखबारों में छाए, टीवी पर उनकी तस्वीरें आईं और लोग कहने लगे, ये लड़का भारत को आसमान तक ले जाएगा। माता पिता की प्रतिक्रिया जब वो अपने गांव लौटे तो उनके बूढ़े पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा देखा ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज सिर्फ मैं नहीं, पूरा गांव तुझ पर गर्व कर रहा है। उनकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। मिसाइल मैन बनने की शुरुआत
SLV-3 की सफलता के बाद अब्दुल कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का प्रमुख बना दिया गया। यहीं से शुरू हुआ उनका असली परिचय, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि, भारत की 5 सबसे बड़ी मिसाइलों का निर्माण अब पोखरण का हीरो आ। जब पूरी दुनिया को भारत ने चौंका दिया, साल 1980 का दशक। भारत धीरे धीरे तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन दुनिया की बड़ी शक्तियां अमेरिका, रूस, चीन सब भारत को कमजोर समझते थे। उनकी नजर में भारत एक गरीब, पिछड़ा देश था। लेकिन उस वक्त भारत के पास एक ऐसा सपना पल रहा था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, और उस सपने का नाम था APJ अब्दुल कलाम। IGMDP की शुरुआत अब्दुल कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का डायरेक्टर बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने 5 मिसाइलें बनानी शुरू कीं। अग्नि, बैलिस्टिक मिसाइल; पृथ्वी, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल; त्रिशूल, शॉर्ट रेंज मिसाइल; आकाश, मीडियम रेंज मिसाइल; नाग, एंटी टैंक मिसाइल। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, भारत को परमाणु शक्ति बनाने की। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974। भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इसके बाद दुनिया ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। कई देशों ने भारत से रिश्ता तोड़ने की धमकी दी, पर भारत रुका नहीं, और तब अब्दुल कलाम सामने आए, मिशन पोखरण के लिए। पोखरण 2 का मिशन 1998। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखाने का फैसला किया कि भारत अब कमजोर नहीं है। अब्दुल कलाम उस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के चीफ थे। साथ ही राजागोपाल चिदंबरम, जो उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख थे, उनके साथ मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे थे। इस मिशन का नाम रखा गया पोखरण 2। सिर्फ एक मकसद, भारत को दुनिया के परमाणु शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल करना। मिशन की तैयारी, खुफिया अंदाज में अमेरिका के सैटेलाइट हर वक्त भारत की निगरानी कर रहे थे। अगर उन्हें भनक लग जाती तो मिशन विफल हो जाता। इसलिए अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने रेगिस्तान में दिन के समय सड़क निर्माण या दूसरे विकास कार्यों का बहाना बना रखा था। असली काम रात में किया जाता था। टीम के वैज्ञानिक मजदूरों की तरह कपड़े पहनते थे ताकि किसी को शक न हो। कलाम खुद धूल भरे कपड़ों में घूमते थे ताकि किसी को पता न चले कि इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है। D-Day 11 मई 1998, और फिर आया वो दिन 11 मई 1998 सुबह के 3 बजे। पूरी टीम अलर्ट। पोखरण की रेगिस्तानी जमीन पर गड्ढे खोदकर बम लगाए गए। सबकी सांसें थमी हुई थीं। सुबह 3:45 पर जमीन हिल गई। धूल का गुबार चारों तरफ फैल गया। सूरज की पहली किरणों के साथ भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया। भारत दुनिया को चौंका देता है। दुनिया हिल गई। अमेरिका, चीन, रूस सब सन्न रह गए। भारत अब दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। अब्दुल कलाम को तुरंत मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया। राजनीति में दिलचस्प मोड़, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टीवी पर आकर पूरे देश को कहा, आज हम परमाणु शक्ति बन चुके हैं। यह भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम है। अब्दुल कलाम पूरे देश के लिए राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। स्कूलों में उनकी तस्वीरें लगाई जाने लगीं। अखबारों में उनकी कहानियां छपने लगीं। सम्मान पर सम्मान। अब्दुल कलाम को पद्म भूषण 1901, पद्म विभूषण 1901, भारत रत्न 1947, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। सपनों की उड़ान। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का विचार भी यहीं से शुरू हुआ। कैसे? क्यों? क्या अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार थे? क्या राजनीति में आना उनका सपना था या कुछ और? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल का।
और बताना आप किस जगह से हमारी ये कहानी सुन रहे हो। कमेंट में जरूर लिखना। एक वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बनने तक। कलाम की सबसे अनसुनी कहानी 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद अब्दुल कलाम देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हीरो बन गए थे। हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर स्कूल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अब्दुल कलाम। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या एक वैज्ञानिक कभी राजनीति में आ सकता है? राजनीति से दूरी। अब्दुल कलाम ने कभी राजनीति में जाने का सपना नहीं देखा था। उन्हें सत्ता में कोई रुचि नहीं थी। उनका सपना था विज्ञान के जरिए देश को आगे बढ़ाना। लेकिन 2002 में देश के बड़े नेताओं ने उन्हें भारत का अगला राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं ने भी एकमत से कहा, कलाम साहब, आपको आना ही होगा। देश को आपकी जरूरत है। पहली बार शायद ऐसा हुआ था कि सत्ता और विपक्ष दोनों किसी एक व्यक्ति पर सहमत थे। अब्दुल कलाम का जवाब। कलाम ने पहले तो मना कर दिया, कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूं, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। पर फिर उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं राष्ट्रपति बनकर इस देश के बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूं? क्या मैं अपने सपनों को और आगे बढ़ा सकता हूं? और इस सवाल का जवाब हां था। पीपुल्स प्रेसिडेंट की शुरुआत 25 जुलाई 2002। अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पर वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बने, वो जनता के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति भवन का दरवाजा अब बच्चों के लिए खुल गया था। रोजाना सैकड़ों बच्चे उनसे मिलने आते, उनसे सवाल पूछते और कलाम बड़ी विनम्रता से सबका जवाब देते। उनका सबसे फेमस डायलॉग बन गया, ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। राष्ट्रपति भवन में अलग माहौल। पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति भवन में वैज्ञानिकों की मीटिंग होती थी। वहां सिर्फ राजनीति की बातें नहीं होती थीं, वहां भारत को महान बनाने की योजनाएं बनती थीं। कलाम हर उस चीज को बदलना चाहते थे जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उन्होंने कहा, राजनीति से ऊपर उठकर हमें विकास की राजनीति करनी होगी। और यही बात बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती थी। साधारण जीवन, असाधारण सोच। राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद उनका जीवन बेहद साधारण था। वही पुराने कपड़े, वही सादगी, वही विनम्रता। वो अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर देते थे। खाना भी साधारण, ज्यादातर सब्जी चावल या इडली सांभर। एक बार किसी ने उनसे पूछा, सर, आप राष्ट्रपति बन गए, अब आपके पास सब कुछ है, आप और क्या चाहते हैं? तो कलाम ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा किताब लेकर स्कूल जाए, भूखा न सोए और उसके सपने पूरे हों। बस यही मेरा सपना है। कई अनसुने किस्से। एक बार जब राष्ट्रपति भवन का स्टाफ उनका जन्मदिन भूल गया, अब्दुल कलाम ने न किसी से नाराजगी दिखाई, न कोई शिकायत की। वो बस मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, देश के बच्चे ही मेरा असली परिवार हैं। एक लड़के ने ईमेल किया, सर, आप राष्ट्रपति हैं, क्या आप मुझे मेरी फीस भरने में मदद कर सकते हैं? कलाम ने तुरंत चुपचाप अपनी जेब से पैसे भिजवा दिए। किसी को भनक तक नहीं लगी। अंतिम समय तक बच्चों के बीच अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद देश में विज्ञान, शिक्षा और तकनीक के प्रति उत्साह दोगुना हो गया। हर बच्चा कहता, मैं कलाम जैसा बनना चाहता हूं। पर क्या आप जानते हैं, जब उनका राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने से साफ इनकार कर दिया था। क्यों? क्या कारण था? क्या वो राजनीति से थक चुके थे या उनके मन में कोई और सपना पल रहा था? अभी असली अंत बाकी है। अंतिम यात्रा। जब पूरा भारत रो पड़ा, 2007 में अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा हुआ। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि वो दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा, राष्ट्रपति भवन में रहकर मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूं जितना मैं बच्चों के बीच जाकर कर सकता हूं। मेरी असली जगह देश के युवाओं के बीच है, किताबों के बीच है, सपनों के बीच है।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद की जिंदगी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन छोड़कर वापस वही साधारण जीवन जीने लगे। एक छोटा सा कमरा, कुछ किताबें और बस एक सपना, भारत को 2020 का विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर व्हाट कैन आई गिव परमिशन शुरू किया। इसका मकसद था बच्चों को सिखाना कि वे देश को क्या दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, हर जगह अब्दुल कलाम बच्चों से मिलते, उनके सपनों को सुनते और उन्हें बस एक ही बात कहते, ड्रीम बिग, थिंक बिग, डू बिग। बड़ा सपना देखो, बड़ा सोचो और बड़े काम करो। उनके विचार जो देश के बच्चों को बदल गए, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। इंसान को जीवन में 3 लोग कभी धोखा नहीं देते, मां, पिता और एक सच्चा गुरु। फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। उन्होंने अपनी किताबों के जरिए करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। इग्नाइटेड माइंड्स, प्रज्वलित मन, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इन किताबों में उनकी अपनी जिंदगी की कहानी थी, कैसे एक गरीब बच्चा मिसाइल मैन बन गया। इन किताबों ने लाखों बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। अंतिम यात्रा और फिर आया वो दिन, 27 जुलाई 2015। अब्दुल कलाम शिलांग, मेघालय में IIM शिलांग में भाषण देने पहुंचे। उनकी उम्र हो चुकी थी 83 साल, लेकिन जोश 25 साल के लड़के जैसा था। भाषण का विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। धरती को रहने लायक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू की, बच्चों की आंखों में सपने भर दिए और अचानक उनके दिल ने साथ छोड़ दिया। भाषण देते देते अब्दुल कलाम जमीन पर गिर पड़े। पूरा देश स्तब्ध रह गया। भारत का सबसे बड़ा सपना देखने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। पूरा भारत रो पड़ा उनकी मौत पर। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया शोक में डूब गई। सोशल मीडिया पर बस एक ही लाइन गूंज रही थी, भारत का बेटा चला गया। अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके गृह नगर रामेश्वरम में दफनाया गया। हजारों की भीड़, बच्चों के हाथ में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही शब्द, अब्दुल कलाम अमर रहें। अब्दुल कलाम का सपना आज भी जिंदा है। अब्दुल कलाम चले गए, पर उनके सपने आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। आज जब कोई बच्चा गांव में बैठकर डॉक्टर या वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं अब्दुल कलाम की प्रेरणा होती है। आज जब कोई छात्र फेल होने के बाद हार नहीं मानता, तो उसके पीछे कलाम का वो वाक्य होता है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। आपके लिए संदेश, अगर आप गरीब हैं, साधन नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं, तो चिंता मत करो। अब्दुल कलाम की कहानी इस बात का सबूत है कि सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास दौलत हो, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। और हां, सपनों के साथ मेहनत करना मत भूलिए। अंतिम शब्द, अब्दुल कलाम चले गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते हमें 3 चीजें दे दी। सपने देखने की हिम्मत, उन्हें पूरा करने की मेहनत, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। अगर आप भी अब्दुल कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो एक वादा करो, आज से कभी हार नहीं मानोगे, अपने सपनों के पीछे भागोगे और इस देश को आगे बढ़ाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और बताना आप किस जगह से हमारी ये कहानी सुन रहे हो।